और इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन का फाइनल एंड लास्ट राउंड है जो है छठवां राउंड है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और अभी तक के मुकाबले में जो लॉन्ग हाउचेन का ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है वो टॉप पर चल रहा है। सेकंड नंबर पर मिस्ट टेम्पल, थर्ड नंबर पर नाइट टेम्पल, फोर्थ नंबर पर स्पिरिचुअल टेम्पल और फिफ्थ नंबर पर आपका असैसिन टेम्पल और सिक्स्थ नंबर पर आपका वॉरियर टेम्पल चल रहा है। और इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट होती है कि छठवें राउंड की स्टार्ट होती है और छठवें राउंड की जो फर्स्ट फाइट होगी वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के लॉन्ग हाउचेन है और मेस टेम्पल के लीडर ली सैंक्सी के बीच में होगी। पूरी ऑडियंस जैसी ये बात सुनते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है। भाई इसी फाइट का तो इंतजार था। लॉन्ग हाउचेन और ली सैंक्सी दोनों ही एरिना में एंटर करते हैं, जहां पर जो ली सैंक्सी होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं, लॉन्ग हाउचेन तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। अगर तुम मुझे हराने में सक्षम हो जाते हो तो मैं अभी तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी जो भी प्लानिंग है और ये जो इंसानियत का जो भी गठबंधन बन रहा है वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बट तुम्हें मुझे हराकर अपनी क्षमताएं साबित करनी होगी। इसी के साथ जो एल्डर ली सैंक्सी होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिश करते हैं और ली सैंक्सी वहां पर तुरंत पहले ही अटैक में अपने डोमेन की पावर को यूज कर देते हैं। उनके डोमेन का नाम होता है विंड गॉड डोमेन। इधर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है और अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर काफी ज्यादा भयानक एक लाइट की आवाज फैल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने स्टार किंग यूनिकॉर्न को भी समन कर लेता है। स्टार किंग यूनिकॉर्न गाइस एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है जो लॉन्ग हाउचेन की पावर को इंक्रीज कर देता है, तो लॉन्ग हाउचेन की पावर को इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन एक अजीब सी टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसके कारण जो स्टार किंग यूनिकॉर्न होता है वो एक कवच का फॉर्म ले लेता है और लॉन्ग हाउचेन के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन की बॉडी पर एक गोल्डन कलर का काफी ज्यादा पावरफुल कवच दिखाई देता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वह अपने हायू को भी समन कर लेता है। लॉन्ग हाउचेन के सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाला था क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने जब मास्टर यांग हायू के साथ फाइट किया था तो मास्टर यांग हायू ने लॉन्ग हाउचेन पर एकदम अपनी पूरी ताकत से एकदम हमला कर ये नहीं उनका मन था कि मैं लॉन्ग हाउचेन को हरा कर ही रहूंगा, लेकिन यहाँ पर ली सैंक्सी अपनी पूरी क्षमताओं का यूज करेंगे लॉन्ग हाउचेन को हराने के लिए। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन थोड़ी सी भी ढील नहीं बरतने वाला होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अपने बिस्ट हायू का समन कर लेता है और गाइस यहाँ पर हायू काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। यहाँ पर जो हायू होता है वो एक स्वाड का फॉर्म ले लेता है। वह स्वाड काफी ज्यादा लंबी थी और उस पर 9 ऐसे प्रतीक बने हुए थे और काफी ज्यादा भयानक बैगनी कलर की आभा रिलीज हो रही होती है और वह स्वाड लॉन्ग हाउचेन के हाथों में दिखाई देती है। लॉन्ग हाउचेन भी स्वाड की पावर को महसूस करता है और गाइस ये पहली बार था कि हायू ने एक स्वाड का फॉर्म लिया था। सच में स्वाड काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। लॉन्ग हाउचेन के पास जो हिबिकस ऑफ लाइट स्वाड नहीं थी उसकी पावर अब लॉन्ग हाउचेन को काफी ज्यादा लो लग रही थी क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के पास जब ये हायू वाला स्वाड आया था तो सच में काफी ज्यादा इसकी भयानक पावर थी। यहाँ तक कि लॉन्ग हाउचेन को इस स्वाड को बढ़िया से चलाने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ा था। तो गाइस यहाँ पर हायू खुद लॉन्ग हाउचेन के पास है और स्वाड बन गया है। जैसे लॉन्ग हाउचेन का यूनिकॉर्न ऐसे कवच नहीं बना है लॉन्ग हाउचेन के एकदम शरीर के साथ जुड़कर, वैसे यहाँ पर हायू ने स्वाड फॉर्म लिया है। काफी ज्यादा भयानक है। लॉन्ग हाउचेन इस समय डेविलिश रूप दे रहा होता है क्योंकि इस समय लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन भी एकदम दिखाई दे रहा होता है। एक बड़ा सा सुनहरा कलर का कवच भी लॉन्ग हाउचेन ने पहना होता है और उसके हाथ में हायू की स्वाड है। क्या ही बिस्ट फॉर्म होता है। फिर गाइस लॉन्ग हाउचेन और मिस टेम्पल के ली सैंक्सी के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। इतनी ज्यादा भयानक बैटल हो रही थी कि पूरा जो एरिना का सिक्योरिटी फॉर्मेशन था वो भी कांप जाता है। यहाँ पर जो मिस टेम्पल के लीडर ली सैंक्सी होते हैं वो तुरंत डोमेन की फर्स्ट टेक्निक विंड ब्लेड कटर का यूज करती है जिसके कारण आसमान को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा पावरफुल भयानक सा ब्लेड तैयार होता है जो सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर्स यूज करता है और हायू के स्वाड के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन का निर्माण करता है और सीधे ही उस विंड ब्लेड कटर बड़ी से जो ब्लेड नहीं आ रहा था उससे टकरा देता है। काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन और ली सैंक्सी दोनों ही पीछे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन और एल्डर ली सैंक्सी के बीच में और भी ज्यादा भयानक बैटल होने लगती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन एल्डर ली सैंक्सी पर भारी पड़ता जा रहा होता है। जैसे जैसे लॉन्ग हाउचेन हायू के स्वाड चला रहा होता है इतनी ज्यादा भयानक उससे अटैक हो रहा होता है ना, लॉन्ग हाउचेन का नॉर्मल अटैक 2 गुना 3 गुना पावरफुल हो जा रहा होता है जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन ली सैंक्सी पर भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे वह एल्डर ली सैंक्सी के डोमेन पर भी ऐसे दरारें बनाने लगता है। यह देखकर एल्डर ली सैंक्सी भी काफी ज्यादा
हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लॉन्ग हाउचेन का ये बीस्ट जो एक स्वॉर्ड फॉर्म लिया हुआ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड स्लैश से उनके डोमेन में ऐसे दरारें क्रिएट कर पा रहा है। यहाँ पर जो मास्टर यांग हायू और रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो लोग भी आपस में बातें करते हैं कि भाई मानना पड़ेगा लॉन्ग हाउचेन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर यांग हायू भी कहते हैं हाँ मैंने सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन को पहले मैंने जीतने दिया था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन का बिस्ट वाला फॉर्म सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब इसके बिस्ट ने एक स्वॉर्ड रूप ले लिया है तो भाई लॉन्ग हाउचेन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि ये सिक्योरिटी फॉर्मेशन भी देखो कितनी ज्यादा भयानक तरीके से कांप रही है। और मुझे लॉन्ग हाउचेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पक्का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा। अगर एक बार लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा तो यहाँ मैं पक्का बोल सकता हूँ लॉन्ग हाउचेन अपने बिस्ट के साथ है, साथ ही साथ सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के साथ वो डेमन गॉड एम्परर का भी सामना कर लेगा। क्योंकि अभी लॉन्ग हाउचेन के बिस्ट को तो इवॉल्व होना बाकी है भाई, वो भी उसके 6 सर बाहर निकले हैं, 8 सर आएंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ पर मानवता फिर से उभरेगी और डीमंस का सफाया होगा। यहाँ पर जो ली सैंगसी जब देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन उन पर भारी पड़ा है तो वो तुरंत अपने डोमेन की दूसरी और तीसरी टेक्निक का यूज कर देते हैं। और जैसे वो अपनी दूसरी और तीसरी टेक्निक का यूज करते हैं एंड ली सैंगसी की भयानक पावर अनलिस्ट होने लगती है। क्योंकि गाइस हमने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा था जिसने अपनी डोमेन की दूसरी और तीसरी टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर एंड ली सैंगसी उनकी बॉडी से भयानक आवा फूट पड़ती है और एंड ली सैंगसी के पीछे एक विंड गॉड का भी दिखाई देता है। और एल्डर ली सैंगसी इस बार काफी ज्यादा बड़े बड़े अटैक्स लॉन्ग हाउचेन पर करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन को भी इस अटैक्स को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एल्डर ली सैंगसी अपनी डोमेन की फुल पावर्स का यूज करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा फिर से बड़ा ब्लेड क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार की जो ब्लेड था वो जैसे पिछले वाली ब्लेड नहीं, पहले बार जब उसने तैयार किया था तो उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बड़ा सा ब्लेड सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन हायू की स्वॉर्ड है, लाइट गॉड डोमेन है और जो भी उसके पास टेक्निक थी उसका यूज करते काफी ज्यादा पावरफुल वो भी स्वॉर्ड से मारता है। दोनों के स्वॉर्ड्स आपस में टकराते हैं, काफी ज्यादा बड़ा एकदम धमाका हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हायू की स्वॉर्ड अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। यहाँ पर तभी हायू की स्वॉर्ड के अंदर से कुछ बैगनी कलर की आवाज सीधे लॉन्ग हाउचेन के शरीर में ऐसे घुसने लगती है, जिसके कारण हमें लॉन्ग हाउचेन का वही रूप दिखाई दिया जाता है, ये वाला रूप है हायू वाला रूप गाइस। और लॉन्ग हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लॉन्ग हाउचेन के आसपास जो गोल्डन आभा थी वो हट जाती है और बैगनी कलर की आभा फूट पड़ती है। और इस बार लॉन्ग हाउचेन एक काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा स्वॉर्ड स्लैश मारता है। ये स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे एल्डर ली सैंगसी का जो भी डोमेन से बना ब्लेड उलेट था उसको एकदम तोड़ ताड़ कर नष्ट कर देता है और सीधे वो बड़ा सा ब्लेड एल्डर ली सैंगसी की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर ली सैंगसी भी इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश को देखकर एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि अगर ये स्वॉर्ड स्लैश उनके टकरा जाता है तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने आप को कंट्रोल करता है, सीधे ही उस स्वॉर्ड स्लैश को एल्डर ली सैंगसी से थोड़ा सा दूर मारता है। मतलब एल्डर ली सैंगसी को नहीं लगता है, लेकिन ये स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि जो एरिना की सिक्योरिटी फॉर्मेशन थी भाई वो चुकने हो जाती है। पूरी ऑडियंस लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर एकदम हिल जाती है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने इस अटैक को करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अब लॉन्ग हाउचेन सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन का जो हार्ट ऑफ इटर्निटी होता है वो भी जानते हैं गाइस कितनी ज्यादा खतरनाक गति से लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करता है। तो यहाँ पर जो एल्डर ली सैंगसी होते हैं वो भी अब होश में आते हैं और फिर वो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं, लॉन्ग हाउचेन आप जीत गए और मैं आप मान गया कि तुम इस मानवता को लीड करने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम हो। और वो लॉन्ग हाउचेन का कंधा थपथपाते हैं और सीधे फिर से मेज टेंपल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी खड़ा होता है और उसने भी गाइस इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगाती है। फाइट सच में काफी ज्यादा भयानक होती है और फिर इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का 6वां राउंड भी समाप्त हो जाता है, जिसमें जो लॉन्ग हाउचेन की टीम थी वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाती है। 2nd नंबर पर मेज टेंपल आता है, 3rd नंबर पर नाइट टेंपल आता है, 4th नंबर पर स्पिरिचुअल टेंपल, 5th नंबर पर असैसिन टेंपल और 6th नंबर पर वॉरियर टेंपल होता है। यहाँ पर गाइस लॉन्ग हाउचेन के टीम के
3 बंदे छठवें राउंड में आ पाए थे। पहला लॉन्ग हाउचन, दूसरा सायर और तीसरी बंदी थी वांग युआन। तो लॉन्ग हाउचन की टीम को ये ऑफर दिया जाता है कि भाई तुम लोग 7वां राउंड करना चाहोगे और आपस में फाइट कर ये डिसाइड करना चाहोगे कि तुम्हारा जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ फूप है उसमें जो 3 बंदे हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। तो लॉन्ग हाउचन और वांग युआन हार को स्वीकार कर लेते हैं और शायर को नंबर 1 पोजीशन को दे दिया जाता है। लॉन्ग हाउचन शायर से बोलता है तुमने डीमन हंटर स्क्वाड कंपटीशन में हार को स्वीकार कर लिया था, तो इस बार हार हम स्वीकार करेंगे। तो शायर बोलती है ये सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ है। तो गाइस इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का जो फाइट वाला राउंड नहीं था उसमें समझे शायर नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है। तो फिर गाइस ये फाइट वाला राउंड खत्म हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक राउंड और होगा क्या। तो गाइस एक राउंड और होगा, वो फाइट वाला राउंड नहीं होगा बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाला राउंड होगा, जिसमें सभी कल्टिवेटर्स आएंगे और अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को नपवाएंगे कि भाई किसके पास है कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो गाइस ये छोटा सा राउंड होगा, मतलब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ही मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन है वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को टेस्ट को देने के लिए जाएगा। मतलब यही फाइट मेन थी जिसमें लॉन्ग हाउचन की टीम समझे जीत चुकी है। और फिर गाइस इस सभी सभा को यहीं पर एंड कर दिया जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो लिंग शुआन होता है वो मेष टेंपल में जाता है और एक कमरे को ठटखटाता है। तो वहां पर अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपने दादाजी लिंग चैन के साथ मिलने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो लिंग चैन होते हैं वो भी लिंग शुआन को देखते हैं और फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं जहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपने दादाजी से बोलता है कि मुझे सन सीक्रेट फायर कॉस्ट टेक्निक को सीखना है। ये बात सुनकर वहाँ पर जो लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्यों गाइस ये वही टेक्निक है जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचन की मदर और फादर की मृत्यु हो गई थी। इसी टेक्निक पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए लिंग शुआन इस टेक्निक को कभी भी नहीं सीख पा रहा था। और इसी फायर वाली टेक्निक की वजह से जो लिंग शुआन के दादाजी वो मेष टेंपल में इतने ज्यादा फेमस है और उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लिंग शुआन के दादाजी लेवल 8 पर रहते हुए भी लेवल 9 के कल्टिवेटर्स को भी एकदम धूल चटा सकते थे इसी फायर वाली टेक्निक की वजह से। और लिंग शुआन हमेशा ही टेक्निक से दूर भागता रहा क्योंकि वो सोचता था कि इसी टेक्निक की वजह से उसके मदर और फादर की डेथ हुई है ना। बट उसके दादा भी शौक हो जाते हैं कि भाई लिंग शुआन सच में इस टेक्निक को सीखना चाहता है और वह खुश भी हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहते थे लिंग शुआन इस टेक्निक को सीखे। इस टेक्निक को सीखने के बाद लिंग शुआन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करा है। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है पार्ट 30। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लॉन्ग हाउचन था उसने ली सैंगसी को हायू के हेल्प से हरा दिया था और लॉन्ग हाउचन की जो टीम थी वो इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के फाइट वाले राउंड का नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। और गाइस मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का क्वेश्चन देखा था कि भाई हायू तो डीप स्लीप में है ना, तो आखिर लॉन्ग हाउचन ने उसे समन कर किस तरह से ली सैंगसी को हराया। तो गाइस हायू डीप स्लीप में है ही नहीं। आप लोग पता नहीं कहां से पढ़ लिए कि भाई हायू डीप स्लीप में चला गया। लॉन्ग हाउचन की जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है वो डीप स्लीप में चली गई। आपको याद है लॉन्ग हाउचन ने डीमन गॉड के साथ फाइट करने के लिए एटिंग का इस्तेमाल किया था और एटिंग ने वहां पर अपनी पूरी ताकत लॉन्ग हाउचन को एकदम झोंक दी थी और डीमन गॉड एम्परर की अटैक की वजह से लॉन्ग हाउचन का पूरा दिल नष्ट हो चुका था। तो उस प्रोसेस में जो लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है वह डीप स्लीप में जा चुकी है और लॉन्ग हाउचन को उसे अभी जगाना बाकी है। जब डीमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन के दिल को नष्ट कर दिया और उसे खत्म कर दिया तो नहीं लॉन्ग हाउचन को सोल को 7 दिनों तक संरक्षित कर रखा गया था और शायर ने वो इलेक्ट्रोलस वाला टेस्ट दिया था। तो नॉवेल के हिसाब से हायू के पास एक ऐसी पावर थी कि अगर जिसके साथ उसने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बंदा मर जाता है तो हायू अपनी सोल को 14 दिनों तक संरक्षित कर रख सकता है। तो हायू की सोल 14 दिनों तक संरक्षित हो गई थी और लॉन्ग हाउचन तो 7 ही दिन में रिवाइव हो गया था। तो हायू भी उसी के साथ कंप्लीटली रिवाइव हो गया था। वो कोई डीप स्लीप में नहीं गया है। हायू कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है बल्कि वह इतना ज्यादा खतरनाक है कि गॉड को अपने पैरों तले कुचल कर मार सकता है। आप उसकी पावर का इसी बात से अंदाजा लग सकते हैं जहां पर डेमन गॉड एम्परर का 72 पिलर का निर्माण जिस प्लेनेट में नहीं हुआ था उस प्लेनेट में हायू ने पूरी तरह से तबाही मचा कर रखती थी। कोई भी बंदा जब उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, एकदम पूरा प्लेनेट तबाह होने वाला था। तो जितने बचे हुए कल्टिवेटर्स ने सभी ने अपना बलिदान देकर एक फॉर्मेशन का निर्माण किया। उस फॉर्मेशन में 72 पिलर्स का निर्माण हुआ और उसमें हायू को कैद कर दिया गया। उन सभी कल्टिवेटर्स ने सोचा था कि अगर वो लोग अपना बलिदान देंगे फॉर्मेशन ये तैयार हो जाएगी
जाएगी तो हायू मर जाएगा उसके अंदर। लेकिन भाई वो फॉर्मेशन का अटैक हायू की बॉडी पर एक कट भी नहीं लगा पा रहा था, केवल वह फॉर्मेशन हायू को कैद करने में सक्षम थी। मतलब सोच रहे हैं एक प्लेनेट के सभी कल्टीवेटर्स ने अपनी बलिदान देकर वो फॉर्मेशन तैयार किया था, पर फिर भी हायू को बॉडी पर एकदम मार नहीं पा रहे थे। तो हायू को भाई कैद रहना मंजूर नहीं था। हाँ, हायू को उस फॉर्मेशन के अंदर 1-2 हजार साल कैद रहना होता और फॉर्मेशन की पावर जैसी कम होती हायू से तोड़कर बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ये नहीं चुना, उसने अपने आप को नष्ट कर दिया। और हायू के ब्लास्ट से जो एनर्जी निकली उसने पूरे प्लेनेट के सब चीज को तबाह कर दिया। प्लेनेट में कुछ बचा नहीं और 72 पिलर जो फॉर्मेशन बने थे वो उड़ गए सीधे अंतरिक्ष में और आकर सीधे ही इस प्लेनेट पर आकर गिरे, यानी लॉन्ग हाउचन के प्लेनेट पर गिरे। और 6000 साल पहले डेमन्स की वहीं से उत्पत्ति हुई। डेमन गॉड एम्परर, सेकंड डेमन गॉड एंड थर्ड डेमन गॉड के पास है हायू की वो सारी यादें मंजूर है। इसलिए तो जब डेमन गॉड एम्परर को पता चला कि हायू के बारे में, तो तुरंत वो लॉन्ग हाउचन को मारने के लिए पहुंच गया। उसका पोता हुआ तो क्या हुआ, उसने उसे भी चांद से मार डाला, क्योंकि डेमन गॉड एम्परर को एक साफ मौका दिखाई दिया कि हायू ने लॉन्ग हाउचन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर लॉन्ग हाउचन मर जाता है तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हायू को भी मरना होगा। इसीलिए तो डेमन गॉड एम्परर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। नहीं, मैंने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा था, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते कि हायू तो डीप स्लीप में, हायू तो डीप स्लीप में है। इसीलिए तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देता हूँ। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो फिर हमें लिंग जुआन का सीन दिखाया जाता है। लिंग जुआन अपने दादाजी के पास गया होता और उसने बोला था कि दादाजी मुझे सन सेंट सीक्रेट फायर कॉस्ट टेक्निक सीखनी है। गाइस ये वही टेक्निक थी जिसकी वजह से लिंग जुआन के मदर और फादर मरे थे रिसर्च करते करते। तो वहां पर जो लिंग जुआन के दादाजी लिंचेन होते, वो जैसे ये बात सुनते वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि सीधे अपने पोते के जाकर एकदम कंधा थपथपाते कि वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा एकदम गर्व से नाम रोशन कर दिया। मैंने सोचा था कि यह टेक्निक मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी, इसका कोई भी बढ़िया मुझे उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वह इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी रात हो रही थी, लेकिन वह लिंग जुआन को लेकर रात में सिखाने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज होने वाला था टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का स्पिरिचुअल एनर्जी को मापने वाला कंपटीशन। पिछले एपिसोड में फाइट वाला सारा कंपटीशन हो चुका था, जहां पर लॉन्ग हाउचन की टीम ने हर एक टेंपल के सभी बंदों को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया होता है। तो अब स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा जाएगा। तो यहाँ पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो रूल्स को बताते हैं कि हर टेंपल से 3 कॉन्टेस्टेंट्स को भेजा जाएगा, जो लोग सामने इस पत्थर पर हाथ को रखेंगे और यहाँ पर उनकी बॉडी में कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस राउंड को भी स्टार्ट किया जाता है। पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो फिर जो पहले बार आता है वो होते हैं वॉरियर टेंपल के एल्डर्स, जिसमें वॉरियर टेंपल के लीडर क्विंग गोंग हाउ और 2 एल्डर्स होते हैं। ये लोग जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नपवाते हैं तो वहां पर जो वॉरियर टेंपल के हेड होते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है 2,70,364 है। और गाइस ऐसे दो बाकी जो वॉरियर टेंपल के एल्डर्स थे उनकी 2-2 लाख आई थी, यानी सबकी जोड़ ली जाए तो आप मान सकते हैं 6 लाख है। और फिर एसासिन टेंपल के 3 एल्डर्स आते हैं, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन किया जाए तो गाइस 7 लाख आया था। तो गाइस ऐसे ही बताया गया, सबका एक इंडिविजुअल नहीं बताया गया है। यहाँ पर मेष टेंपल के लीडर ली सेंगसी की बारी आती है। ली सेंगसी भी जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाते हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 4,20,000 आई होती है। और हमने डार्क एल्डर को देखा था, उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी 2,80,000 की लमसम आई थी। तो फिर हमें नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है। नाइट टेंपल के जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, या माना होता कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बोल सकते हो, जिनका नाम है यांग हायू, उनकी बारी आती है। और वो जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का नंबर आता है 5,80,000। और फिर गैस नाइट टेंपल से लॉन्ग हाउचन के दादाजी और एक और एल्डर आते हैं। इन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को टोटल जोड़ा जाए तो लमसम 5 लाख कुछ आते हैं, तो टोटल इन लोग का 1 मिलियन के आसपास हो जाता है। ऐसे ही केवल कुछ स्पेसिफिक कल्टीवेटर्स का हमें स्पिरिचुअल एनर्जी बताया गया है और सबका इकट्ठे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब लॉन्ग हाउचन की टीम की बारी आती है। लॉन्ग हाउचन की टीम से जो 3 मेंबर आ रहे थे, जिसमें से पहला था लॉन्ग हाउचन, दूसरी थी सायर और तीसरी बंदी चैनिंगर थी। पूरी ऑडियंस ही लॉन्ग हाउचन की टीम की
स्पिरिचुअल एनर्जी को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हाउचिन की वो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन की टीम से जो चैनिंगर होती है वो जाकर अपने हाथ को रखती है और वहां पर एक नंबर आता है जो होता है 1,70,000। उसके बाद शायर की बारी आती है। जो शायर होती है वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाती है, उसका आता है 1,90,000। उसके बाद लॉन्ग हाउचिन की बारी आती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो भी जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाता है। लॉन्ग हाउचिन की स्पिरिचुअल एनर्जी 3,10,000 के बाद आती है। साथ ही साथ 90,000 लॉन्ग हाउचिन के जो हार्ट ऑफ इटर्निटी प्रोवाइड करता है वो लॉन्ग हाउचिन नहीं लगाता है, नहीं तो ये लॉन्ग हाउचिन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख हो जाती। तो आप समझ रहे हैं पूरी ऑडियंस ही लॉन्ग हाउचिन की टीम की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानकर काफी ज्यादा हिली हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पैट्रियार्च एल्डर्स आए हुए थे उनकी एज 80 प्लस थी, कोई तो 100 भी पार कर चुका था। तब वो लोग 2 से 3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन की एज 25 थी, सैर की एज 24 थी और यहाँ पर चैनिंगर की एज 28 थी। और ये लोग अभी से ही 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुके हैं और स्पेशली लॉन्ग हाउचिन तो 3,10,000 तक पहुंच चुका है। इसलिए पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा हिली हुई थी। तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर जो शायर है और चैनिंगर है इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख से कम है। जो 2 लाख पार कर जाता है उसी के पास डोमेन की पावर होती है, तो आखिर इन दोनों के पास डोमेन की पावर कैसे आ गई? तो यहाँ पर जो गाइस शायर है वो गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस प्राप्त कर चुकी है। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलस ने शायर के ऊपर वो जो लिमिट नहीं थी 7 आर्ट्स ऑफ डेथ की टेक्निक का, जिसमें शायर जब भी इस टेक्निक्स को 2-3 लेवल्स को परफॉर्म करती थी तो उसकी कोई ना कोई इंद्रियां चली जाती थी। आपको शायद याद ही होगा शायर ने टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर जो भी होली गार्ड्स थे उनको हराने के लिए 7 आर्ट्स ऑफ डेथ की 6 टेक्निक्स को लगातार परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से शायर की हर इंद्री चली गई थी। ना उसे कुछ दिखाई देता था ना ही कुछ सुनाई देता था, केवल एक इंद्री बची थी महसूस करने की। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस लिमिट को भी हटा दिया था, जिसकी वजह से शायर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और गॉड इलेक्ट्रोलस की वजह से शायर के पास उसकी डोमेन टेक्निक है वो फ्लावर वाली डोमेन टेक्निक है। और यहाँ पर जो चैनिंगर है उसके पास बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से वो बंदी भी काफी ज्यादा भयानक है। और इन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से वो लोग डोमेन की भयानक पावर्स का यूज कर पाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को नापने वाला ये जो कंपटीशन राउंड होता है इसमें जो नंबर 1 पोजीशन को हासिल करता है वो होता है नाइट टेंपल, सेकंड नंबर पर होता है मेज टेंपल, थर्ड नंबर पर होता है स्पिरिचुअल टेंपल और फोर्थ नंबर पर होता है लॉन्ग हाउचिन की टीम है और 5th नंबर पर होता है प्रीस्ट टेंपल। साथ ही साथ 6th नंबर पर होता है वॉरियर टेंपल। तो गाइस अभी टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में 2 और तरीके की फाइट्स बाकी हैं, लेकिन वो दोनों तरीके की फाइट्स मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। अरे मैंने थोड़ा सा नावल को आगे पढ़ा ना तो वहां पर मुझे क्लियर हुआ, जैसे शुरुआत में पता नहीं चल रहा था उतना ज़्यादा, अजीब सा एकदम हिंदी टू हिंदी हो जाता है ना गूगल ट्रांसलेशन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो इसके लिए सॉरी। चलिए वो 2 राउंड्स के बारे में बता देता हूँ। जो तीसरी तरीके की फाइट है उसका नाम है डोमेन बैटल है, जिसमें हर टेंपल से 3-3 बंदे फिर से आएंगे जिनके पास डोमेन हो, और वो लोग है सेंट बीट नाम का एक ट्रीजर है उसके जाकर अपनी अपनी डोमेन की पावर को अनलिस्ट करेंगे और वो डोमेन धड़ एकदम बुलेट की तरह उनकी डोमेन पर अटैक खूब खतरनाक अटैक करेगा। जो भी सबसे ज्यादा देर तक उसके अंदर टिकेगा वही विनर होगा। तो चलिए इस डोमेन बैटल को मैं स्किप मारता हूँ, डायरेक्ट रैंकिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बैटल में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, एकदम बोरिंग ही चीज है। मैं नॉवेल पढ़ रहा था उसका इतना ज्यादा बोरिंग लग रहा था, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो कितना ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन की टीम होती है वो डोमेन बैटल में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करती है। लॉन्ग हाउचिन की टीम की तरफ से जो 3 बंदे गए होते हैं वो होते हैं लॉन्ग हाउचिन, शायर और चैनिंगर। और लॉन्ग हाउचिन के पास डोमेन है उसका नाम है लाइट गॉड डोमेन, और लाइट गॉड डोमेन इस पूरे प्लेनेट का आप बोल सकते हैं नंबर 1 डोमेन माना जा सकता है। और शायर के पास जो डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक डोमेन है। और चैनिंगर के पास भी जो डोमेन है उसका नाम है बिस्ट गॉड डोमेन है। ये तीनों ही डोमेन बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल के हैं। और लॉन्ग हाउचिन क्या करता है ना, इस डोमेन की बैटल में शायर और चैनिंगर के डोमेन को अपने साथ जोड़ देता है, जिसकी वजह से भयानक पावर अनलिस्ट होती है। पूरे टेंपल्स के सभी लोग हिल जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, लॉन्ग हाउचिन ने किस प्रकार की डोमेन टेक्निक का यूज किया यार, कि उसका डोमेन इतना ज्यादा भयानक है कि उसने अपने टीम के बाकी डोमेन्स को भी एक साथ जोड़ दिया। इसी कारण गाइस लॉन्ग हाउचिन की डोमेन इतना ज्यादा भयानक पावर अनलिस्ट करती है। और जो भी वो ट्रिजर सेंट बीस्ट अटैक करता है लॉन्ग हाउचिन सबसे ज्यादा देरी तक टिकता है। और लॉन्ग हाउचिन इसमें नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है। नाइट टेंपल 2nd पोजीशन पर आ जाता है।
नाइट टेम्पल सेकंड पोजीशन पर इसलिए आता है कि यहाँ पर जो मास्टर यांग हायू होते हैं उनके पास जो स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट होता है वो जानते कितना ज़्यादा भयानक है, तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा भयानक है वो अटैक्स को बहुत ज़्यादा देर तक रोक लेते हैं। और लॉन्ग हाउचेन के दादाजी इस बार अपने सील डिवाइन थ्रोन का भी यूज़ करते हैं क्योंकि तीसरे राउंड में वेपन्स का यूज़ करना अलाउ था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन के दादाजी अपने सील डिवाइन थ्रोन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण नाइट टेम्पल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है। यानी गाइस यहाँ पर जो डोमेन बैटल होती है लॉन्ग हाउचेन की टीम फर्स्ट पोजीशन को हासिल करती है, सेकंड नंबर पर नाइट टेम्पल आता है, थर्ड नंबर पर मेज टेम्पल आता है और बाकी जो 3 टेम्पल्स बचे हैं उनकी रैंकिंग लगातार सेम ही रहती है। और इसके बाद हमें फोर्थ राउंड के बारे में पता चलता है। जो फोर्थ राउंड होने वाला है उसका नाम टीम कोलेब्रेशन राउंड है, यानी इसमें जैसे 6 टेम्पल्स हैं और 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लॉन्ग हाउचेन के टीम के 10 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर नाइट टेम्पल और मेज टेम्पल को चुना जाएगा तो 3600 लोग अरीना में उतरेंगे और मेज टेम्पल के भी 3600 लोग अरीना में उतरेंगे। उसके बाद 3600 फाइट करेंगे, मतलब पूरा टेम्पल ही एकदम खतरनाक तरीके से फाइट करेगा। तो यहाँ पर तो इस राउंड की फाइट को नेक्स्ट डे निपटाया जाने वाला था, मतलब नेक्स्ट डे से ये भी फाइट राउंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो एल्डर ली सैंगसी होते हैं वह कहते हैं भाई बस करो अब टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन की फाइट्स को। लॉन्ग हाउचेन की टीम नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर चुकी है और बाकी टेम्पल्स की जो भी रैंकिंग है उसे वही रैंकिंग रखा जाए, चौथे राउंड्स को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। तुम जान रहे हो ना 4 साल पहले डेमस ने लॉन्ग हाउचेन के खिलाफ होली बैटल शुरू कर दी थी, यानी लॉन्ग हाउचेन की वजह से वो लोग पूरा ही होली बैटल चला दिए थे और उन लोग को भी न्यूज़ अब तक पहुंच चुकी होगी कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो चुका है, ये बैटल वोटल की बारी सब पता चल चुकी होगी, लॉन्ग हाउचेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो लोग फिर से अपनी बैटल की तैयारी कर चुके होंगे। अगर तुम लोग ऐसे ही टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन करते रहे तब तक डेमस को आइडिया भी लग गया, वो अटैक भी कर दिया और कुछ हो भी नहीं पाया, हम लोग इधर ही रह गए और हमारे टेम्पल्स को लोग उखाड़ कर चले जाएंगे। तो फालतू में इधर की फाइट्स को बंद करो और जो हमारी ये गठबंधन होने वाला उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट किया जाए। फालतू में यहाँ पर कंपटीशन ही कराते रह जाएगा, डेमंस को पता चलेगा तो अलग झंझट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि अब टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन के इन राउंड्स को बंद कर दिया जाए। हमें अब सतर्क रहना होगा, डेमंस का हमला कभी भी हो सकता है। रेफरी चैंग इंडियन भी एडर ली सैंगजी की बातों को समझते हैं और वो थोड़ा सा खुश भी हो जाते हैं कि भाई बैटल कभी से चल रहा है। और फिर वह सभी टेम्पल्स के लीडर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप लोगों की क्या राय है, क्या बैटल्स को यहाँ पर खत्म किया जाए और जो भी रैंकिंग है उसे यहीं पर अनाउंस कर दिया जाए, फालतू के राउंड सब ना करवा जाए। यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है लॉन्ग हाउचेन की टीम के आने के बारे में। अब डेमस को भी जल्द पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ली सैंगजी की बातों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दम है। तो यहाँ पर जो सभी टेम्पल्स के लीडर्स होते हैं वो भी कुछ टाइम तक आपस में विचार करते हैं और वो लोग भी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि अब हमें टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन के इस राउंड्स को खत्म कर देना चाहिए, जो भी रैंकिंग है वो दे दिया जाना चाहिए। लॉन्ग हाउचेन की टीम नंबर 1 पोजीशन पर दे दी जाती है क्योंकि उसने बस स्पिरिचुअल एनर्जी वाले में लॉन्ग हाउचेन की टीम हारी थी और बस सभी में उसने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था। तो फालतू की और बैटल्स ना करवाया जाए। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो यहाँ पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।